जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। कहते हैं राजनीति एक खेल है। चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर देखते और चर्चा करते हैं। आप आज की राजनीति को देखेंगे तो यह छिपा नहीं है कि वह किस तरीके से लोगों को भरमा रही है। हमारे देश में जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो विधायिका को तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव में सामने होते हैं, उसके प्रतिनिधि और जो चुनकर जाते हैं वे कानून बनाते हैं। कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है। न्यायपालिका का काम है कि जो कानून है, जो संविधान सम्मत कानून है, उसका अनुपालन सही तरीके से हो, लोगों को न्याय मिले। पत्रकारिता की भूमिका वो निंदनीय रखने वाली है। वह अच्छे कामों के लिए शासन को, राजनीतिक दलों को सराहती भी है, तो फिर गलत के लिए कान उमेरती है, ध्यान खींचती है। लेकिन आज के जो हालात हो चले हैं, जो राजनीति तमाशा दिखा रही है, जो पत्रकारिता दिखा रही है, जो राजनीति और नौकरशाही के घालमेल की वजह से जो कार्यपालिका की स्थिति हो गई है, तो ले देकर जनता की उम्मीदें, देशवासियों की उम्मीदें अदालत की ओर ही टिकती है। निचली अदालत, सर्वोच्च, उच्च अदालत, उच्च न्यायालय जो होता है, और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय। तो कहने का मतलब यह है कि ले देकर उम्मीदें और भरोसा न्यायपालिका पर भी है। लेकिन अब सवाल बड़ी संजीदगी से यह भी उठ रहे हैं, या उठना लाजमी है, कि आखिर कोर्ट क्या क्या करे। लोग निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होने के बाद उच्च अदालत जाते हैं, और फिर सर्वोच्च अदालत। लगातार देखा जा रहा है कि एक के बाद एक फैसले पलटे जा रहे हैं। यह लोगों में भरोसा जगाने वाला तो है, लेकिन यह सवाल भी है कि क्या जो लोकतंत्र के अन्य स्तंभ हैं, इससे कुछ सबक लेने को तैयार हैं। आखिर सर्वोच्च अदालत क्या क्या करेगी? सर्वोच्च अदालत कहाँ कहाँ जाए, किस किस के लिए हदें तय करे, किस किस के लिए कायदे कानून तय करे। सारे गलत और संविधान विरुद्ध कृत्य तो वहाँ पहुँचते भी नहीं हैं। जो पहुँचते हैं उनकी भी सुनवाई प्रक्रिया लंबी चलती है, क्योंकि करने वाला पात्र हमेशा इस कोशिश में रहता है कि सुनवाई लंबी चले, 20-30 बरस चले। जैसे चुनावी बॉन्ड वाले मामले को ही ले लीजिए। झारखंड के जमशेदपुर से प्रकाशित समाचार पत्र चमकता आईना
के संपादकीय में सर्वोच्च अदालत को लेकर जो चिंता है उस पर पैनी निगाह डाली गई है। लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया यह सच जानने का हक जनता को है। उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा बैंक, SBI को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक किए जाएं और चुनाव आयोग के साथ साझा किए जाएं। लेकिन अब SBI ने कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा है क्योंकि वह इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने में असमर्थ है। विपक्ष SBI की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और वह जो कुछ कह रहा है उसका मजमून यह है कि स्टेट बैंक खासतौर से भाजपा को बचाने के लिए काम कर रहा है। खैर यह बात अलग है, लेकिन जो सवाल है वह कि क्या आज के दौर में भी SBI जैसी बैंकिंग संस्था के लिए डाटा तैयार करना असंभव है जहां सारे काम कंप्यूटराइज होते हैं। अगर लिंक फेल है तो भुगतान बंद हो जाता है। एक क्लिक पर दुनिया के किसी कोने में बैठे उसके कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड उसके सामने आ जाता है। ऐसे में उसका यह कहना हास्यास्पद नहीं लगता कि वह 1 माह में भी उस बॉन्ड के लेन देन के ब्यौरे नहीं दे सकता। यह स्टेट बैंक है कि लाला जी की परचून की दुकान की एक डाटा का जुगाड़ करना पड़ेगा। वह चंदे की राशि का विवरण देने के लिए समय मांग रहा है, जो डिजिटल इंडिया के युग में अत्यंत अव्यवहारिक है और इशारा कर रहा है कि सच छिपाने की ही चेष्टा हो रही है। ऐसे में सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है जो चुनाव बाद तक का समय मांग रहा है। दूसरा मामला 40-40 लाख में बिके सांसद घूसकांड का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही मामला फैसला पलटा है। आपको याद होगा कि कैश वर वोट को लेकर जो पैसे उपयोग में लाए गए थे उसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ था। झामुमो के तत्कालीन सांसद शैलेंद्र महतो ने आरोप लगाया था कि सभी पैसे हवाला कारोबारी SK जैन ने दिए थे। 1993 का साल था। देश को अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खुल चुके थे। PV नरसिम्हा राव की अगुवाई में चल रही थी कांग्रेस की सरकार पीठ थपथपा रही थी। लेकिन उसी समय एक ऐसा कांड हुआ कि पूरा देश हिल गया। दरअसल पहली बार सांसदों पर घूस लेने के आरोप लगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद की पवित्रता पर अब तक ये सबसे बड़ा सवाल था। 31 साल बाद यह घटना फिर से भारत की राजनीति में सुर्खियों में है। वजह सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने आदेश दिया है कि रिश्वत लेकर सदन में वोट देने या सवाल पूछने पर सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। जबकि 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के बेंच ने अपने फैसले में रिश्वत लेकर सदन के भीतर वोट देने को विशेषाधिकार माना था। उस वक्त 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने बहुमत से कहा था कि सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद झामुमो के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ गई है। इस फैसले के बाद उनकी विधायक बहू सीता सोरेन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा चुनाव में पैसे लेकर उम्मीदवार विशेष को वोट देने का आरोप है, मुकदमा है। शैलेंद्र महतो भी अभी हैं, जो जब झामुमो रिश्वत कांड सामने आया था उस समय झामुमो के विधायक थे, बाद में
वे भाजपा से भी झामुमो के सांसद थे और बाद में भाजपा के सांसद बने। उनकी पत्नी भी भाजपा की सांसद बनी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा मामला कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार का है, डी शिव कुमार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी कल ही उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ईडी के सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। ईडी ने आईटी विभाग द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर शिव कुमार दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी होमनथैया और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ईडी को शिव कुमार से संबंधित कथित तौर पर लगभग 200 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी का पता चला। ईडी ने दावा किया था कि पैसा शिव कुमार के नियंत्रण वाले 20 बैंकों के 317 से अधिक बैंक खातों में जमा किया गया था। ईडी ने शिव कुमार से जुड़ी 800 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियों की भी खोज का आरोप लगाया। इस मामले में शिव कुमार को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें अक्टूबर 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। मई 2022 में ईडी ने इस मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें ईडी की कार्रवाई सवालों के घेरे में तो आ ही गई है। एक दौर वो भी था जब चुनाव आयोग ने मायावती और बसपा के चुनाव चिन्ह हाथियों की मूर्तियों को ढकने के लिए आदेश दिया था। चुनाव आयोग के आदेश का पालन करने के लिए अधिकारी नोएडा और लखनऊ में हाथियों की मूर्तियों को ढकने में व्यस्त हो गए थे। बाद में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो तत्कालीन न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई अब राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उन्होंने कहा था कि सुश्री मायावती ने जनता के पैसों को बर्बाद किया है, यह पैसा उन्हें राजकोष में लौटानी चाहिए। आज के दौर में देखिए, लगभग सारे रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेता और प्रधानमंत्री की आदमकद प्रतिमाएं शोभा बढ़ा रही है। सारे पेट्रोल पंपों को भी आदेश मिला है कि वे भी प्रधानमंत्रियों की तस्वीर लगाएं और सजाएं। प्रधानमंत्री भाजपा के मुख्य प्रचारक हैं और बनारस से उनकी उम्मीदवारी घोषित है। लेकिन फर्क है कि तब मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी थे और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। सवाल तो यहाँ भी बनता ही है कि जनता के पैसों का चुनावी लाभ लेने के लिए उपयोग, माने जनता के पैसे का उपयोग अगर 2012 में गलत था तो वह जनता के पैसों का दुरुपयोग तो 2024 में कैसे सही हो सकता है। अगर वह जनता के पैसों का दुरुपयोग था तो वह सदुपयोग कैसे हो सकता है। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। नमस्कार।